नमस्कार दोस्तों, सक्सेस बाय संस्कृतम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मयंक शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं, आज हम सीरीज शुरू करने वाले हैं संस्कृत साहित्य के कवि और उनके ग्रंथ, जिसमें हम देखेंगे भाग 1 और जिसमें हम जानने वाले हैं महाकवि कालिदास के बारे में। कालिदास संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे। उन्होंने भारत की पौराणिक कथाओं और दर्शन को आधार बनाकर कई सारी रचनाएं की और उनकी रचनाओं में भारतीय जीवन और दर्शन के विविध रूप को और मूल तत्वों को निरूपित किया गया है, पिरोया गया है। कालिदास अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण राष्ट्र की समग्र राष्ट्रीय चेतना को स्वर देने वाले कवि माने जाते हैं और कुछ विद्वान उन्हें राष्ट्रीय कवि का स्थान तक दे देते हैं। तो आज हम कौन कौन से बिंदुओं पर नजर डालेंगे, कालिदास के बारे में कौन कौन से बिंदुओं को लेकर हम जो है किस किस डायमेंशन में हम जो है वो आगे बढ़ने वाले हैं, जरा हम फटाफट उनकी बात कर लेते हैं और फिर हम शुरुआत करते हैं। तो हम देखने वाले हैं, सबसे पहले हम देखेंगे इनके जीवन परिचय के बारे में और जीवन परिचय देखेंगे, इनके प्रमुख ग्रंथ देखेंगे। प्रमुख ग्रंथ मतलब उनकी जो रचनाएं हैं, जो महाकाव्य हैं, जो नाटक हैं, उनके बारे में हम जानने वाले हैं। और इसके बाद कुछ अन्य ग्रंथ भी देखेंगे। तकरीबन जो है वो 40 ग्रंथ इनके हैं, लेकिन जो है वो 7 ग्रंथ इनके प्रमुख हैं। तो 7 ग्रंथ हम प्रमुख रचनाओं में देखेंगे, जिनकी थोड़ी सी कहानी हम देखेंगे, बाकी हम अन्य ग्रंथों देखेंगे और इनकी काव्य शैली देखेंगे कि इनकी काव्य शैली थी क्या, किस तरीके की जो है वो अपने काव्य में, अपनी रचनाओं में जो है वो शैली या फिर उनके जो है वो रूप को देखने को आपको मिलता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि इनके जीवन परिचय में इनका समय। तो जब हम समय की बात करते हैं तो हमें समय कई प्रकार के देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे हमें प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व का मत मिलता है और चतुर्थ शताब्दी ईसवी का मत मिलता है। इसके अलावा भी बहुत सारे लोगों ने द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व का मत भी दिया है, किसी ने प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व का मत भी दिया है, किसी ने तृतीय शताब्दी ईसवी मत का भी जो है वो हमें देखने को मिलता है। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, हमें प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व मत और चतुर्थ शताब्दी ईसवी का मत, हम इन दोनों को जो है वो कंपेयर कर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से जो है वो ये समय माना गया। तो हम और देखना, यदि हम बात करें तो इन दोनों में जो है वो आप चतुर्थ शताब्दी ईसवी का मत मानेंगे, क्योंकि इतिहास में भी इसी को माना गया। तो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व मत क्यों माना गया है? तो काव्य के अनुसार कालिदास उज्जैनी के उन राजा विक्रमादित्य के समकालीन हैं जिन्होंने ईसा से 57 वर्ष पूर्व, मतलब पहले, विक्रम संवत चलाया था। विक्रमोर्वशीय के नायक पुरूरवा का नाम जो है वो विक्रम में परिवर्तन से इस तर्क को बल मिलता है। यदि हम बात करें इस तर्क को बल कैसे मिल रहा है, तो जो विक्रमोर्वशीयम के जो नायक हैं, जो उसका मेन हीरो है पुरूरवा, उसका नाम भी जो है विक्रम में जो परिवर्तित हुआ है, तो उसमें भी हमें ऐसा लगता है कि शायद प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व जो है वो मत रहा होगा। और आगे बढ़ते हैं। कालिदास उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य के राजदरबारी कवि थे। इन्हें विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक माना जाता था, इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व मत रहा होगा, मतलब इनका समय। लेकिन यदि हम चतुर्थ शताब्दी की बात करें तो ऐसा क्यों है? तो प्रोफेसर कीथ हैं और कुछ अन्य इतिहासकार हैं कालिदास को गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और उनके उत्तराधिकारी कुमारगुप्त से जोड़ते हैं। ध्यान रहे, हम बात कर रहे हैं चंद्रगुप्त, तो ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय रहा है, इसे भी हम विक्रमादित्य मानते हैं, ठीक है। जिनके शासन काल में या जिनके दरबार में जो है वो 9 रत्न थे, जिनमें से एक कालिदास को माना जाता था। तो और उनका शासनकाल 4वीं शताब्दी में माना जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि ली और उनके शासनकाल में स्वर्ण युग माना जाता है। यदि हम बात करें उनके विवाद और पक्ष प्रतिपक्ष की, तो कालिदास ने शुंग राजाओं को छोड़कर अपनी रचनाओं में अपने आश्रयदाता या किसी साम्राज्य का उल्लेख नहीं किया। और सच्चाई तो यह है कि उन्होंने पुरूरवा और उर्वशी पर आधारित अपने नाटक का नाम विक्रमोर्वशीयम रखा। तो हमें ऐसा कुछ लगता है कि विक्रम का संबंध जो है वो कालिदास से रहा है
और शायद उनका जन्म स्थान भी हम उज्जैन को मानने लगते हैं। ठीक है, तो हम समय की बात करें तो हम प्रथम शताब्दी भी मान सकते हैं, चतुर्थ शताब्दी भी मान सकते हैं, लेकिन प्रथम शताब्दी काव्य के अनुसार है और चतुर्थ शताब्दी प्रोफेसर कीथ और इतिहासकार कई इतिहासकारों के अनुसार। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम बात करने वाले हैं उनके जन्म स्थान की, उनके स्थान पर कि उन्होंने कार्य कहां कहां पर किया, शिक्षा कहां पर ली। तो हम बात करें तो हमें 3 जगह मिलती हैं, जिसमें आपको मिलता है उज्जैन। उज्जैन सबसे ज्यादा जो है वो प्रमुख है। क्यों है उज्जैन? क्योंकि मेघदूतम में उज्जैन के प्रति उनकी विशेष प्रेम को देखते हुए कुछ लोग उन्हें उज्जैन का निवासी मानने लगे, या फिर हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं चंद्रगुप्त द्वितीय का जो संबंध है वो उज्जैन से रहा है, तो इनका जन्म स्थान भी जो है वो उज्जैन रहा होगा। रुद्रप्रयाग की बात करें तो कालिदास का जन्म उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के कविल्ठा गांव में भी माना जाता है। यदि हम इनके जन्म की बात करें तो हमें उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के कविल्ठा गांव में भी मिलता है, कुछ लोग मानते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा लगता है कि कालिदास की प्रारंभिक शिक्षा वहां हुई होगी और मेघदूत, कुमार संभव और रघुवंश जैसे महाकाव्यों की रचना भी इसी जगह पर मानी जाती है कि यहां पर इनकी रचना हुई होगी। आगे बढ़ते हैं, तीसरा है आपका बिहार। बिहार में भी माना जाता है। कालिदास के प्रवास के कुछ साक्ष्य बिहार के मधुबनी जिला के उच्चैठ में भी मिलते हैं। कहा जाता है विद्योत्तमा से शास्त्रार्थ में पराजय के बाद, हम इसकी कहानी को पूरा पढ़ेंगे और आपको मैं इनकी कहानी सुनाऊंगा भी कि किस तरीके की जो है वो कहानी रही है, किंवदंती या दंत कथा रही है, उसको हम जो है वो जानने वाले हैं। आगे हम इसको जानेंगे। तो हम पहले इसको देख लेते हैं, बिहार क्यों रहा होगा? क्योंकि विद्योत्तमा से शास्त्रार्थ में पराजय के बाद कालिदास यहीं गुरुकुल में रुके। कालिदास को यहीं उच्चैठ भगवती से ज्ञान का वरदान मिला। उच्चैठ देवी जो है वो काली का ही स्वरूप माना जाता है, तो यहां पर जो है बिहार में इसलिए माना जाता है। यहां पर आज भी हम बात करें तो कालिदास का एक पत्थर देखने को मिलता है, और यहां की मिट्टी से बच्चों के प्रथम अक्षर लिखने की परंपरा आज भी यहां पर प्रचलित है। एक चीज और जानते हैं, कुछ विद्वानों ने इन्हें बंगाल या उड़ीसा का भी सिद्ध करने का प्रयत्न किया है, और कुछ लोगों ने कालिदास की श्रीलंका में हत्या का भी जो है वो माना है, बट ये कपोल कल्पित है, बस ये बात कही गई है। ऐसा बताया है कि श्रीलंका में उनकी हत्या कर दी गई थी, बट ऐसा कुछ है नहीं, इसका कोई साक्ष्य नहीं मिला है। सबसे अहम चीज ये है कि इसकी कोई जो है वो साक्ष्य नहीं मिला है। तो कुछ लोग बंगाल और उड़ीसा का भी मानते हैं, बट आपको प्रमुख रूप से उज्जैन का जो है वो इन्हें ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में जानते हैं। तो प्रमुख रचनाएं जो है वो इनकी छोटी बड़ी कुल मिलाकर लगभग जो है वो 40 रचनाएं। इनमें से मात्र 7 ही हैं जो निर्विवाद रूप से कालिदास कृत मानी जाती हैं। ठीक है, तो 7 सबसे प्रमुख रचनाएं हैं। उन 7 रचनाओं को जो है वो हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनके नाटक। तो जब आप नाटक की बात करते हैं तो नाटक में जो है वो आपको सबसे पहले मिलता है अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है, विक्रमोर्वशीयम, और फिर मिलता है मालविकाग्नि मित्रम। ठीक है, तो ध्यान रखना दोस्तों, यहां पर हम बात करें तो मालविकाग्नि मित्रम जो है वो इनकी पहली रचना कही जाती है, जिसमें राजा अग्निमित्र की कहानी देखने को मिलती है। अग्निमित्र एक निर्वासित नौकर की बेटी मालविका के चित्र से प्रेम करने लगता है। जब उनका चित्र देखता है तो उसे प्रेम होने लगता है, और जब अग्निमित्र की पत्नी को इस बात का पता चलता है तो वह मालविका को जेल में डलवा देती है। मगर संयोग से मालविका राजकुमारी साबित होती है और उसके प्रेम संबंध को स्वीकार कर लिया जाता है। तो ऐसी कुछ कहानी हमें मालविकाग्निमित्रम की देखने को मिलती है। अभिज्ञान शाकुंतलम की बात करें तो कालिदास की ये दूसरी सबसे प्रमुख रचना है जो उनकी जगत प्रसिद्धि का कारण बनी। इस नाटक का अनुवाद अंग्रेजी और जर्मन के अलावा दुनिया के अनेक भाषाओं में हुआ है। इसमें राजा दुष्यंत की कहानी है, जो वन में एक परित्यक्त ऋषि पुत्री शकुंतला, अब ये शकुंतला किसकी जो है वो पुत्री है? विश्वामित्र और मेनका की बेटी से प्रेम करने लगता है।
दोनों जंगल में गंधर्व विवाह कर लेते हैं। राजा दुष्यंत अपनी राजधानी लौट आते हैं। इसी बीच ऋषि दुर्वासा शकुंतला को शाप दे देते हैं, जिससे या जिनके वियोग से ऋषि का अपमान किया वही उसे भूल जाएगा, ऐसा कुछ श्राप उनको मिल जाता है। काफी क्षमा प्रार्थना के बाद ऋषि ने शाप को थोड़ा नरम करते हुए कहा कि राजा की अंगूठी उन्हें दिखाते ही सब कुछ याद आ जाएगा, लेकिन राजधानी जाते हुए रास्ते में वो अंगूठी कहीं खो जाती है। स्थिति तब और गंभीर हो गई जब शकुंतला को पता चला कि वह गर्भवती है। शकुंतला बहुत गिड़गिड़ाई, लेकिन राजा ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया, क्योंकि बात की गई थी ना कि वो जब तक उस कह सकते हैं कि अंगूठी को नहीं दिखाएगी जब तक वो उसे पहचान नहीं पाएगा। तो वही तो कहा, अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, जब एक मछुआरे ने वह अंगूठी दिखाई तो राजा को सब कुछ याद आया और राजा ने शकुंतला को अपना लिया। शकुंतला श्रृंगार रस से भरे सौंदर्य काव्यों का एक बहुत अच्छा नाटक है। कहा जाता है, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। कविता के अनेक रूपों में अगर सबसे सुंदर नाटक है ना, तो नाटकों में सबसे अनुपम अभिज्ञान शाकुंतला में, ऐसा कहा जाता है। एक हमें लाइन मिलती है, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। चलिए आगे देखते हैं। अगला मिलता है विक्रमोर्वशीयम, एक रहस्यों से भरा नाटक। इसमें पुरूरवा इंद्रलोक की अप्सरा उर्वशी से प्रेम करने लगते हैं। पुरूरवा के प्रेम को देखकर उर्वशी भी उनसे प्रेम करने लगती है। इंद्र की सभा में जब उर्वशी नृत्य करने जाती है तो पुरूरवा से प्रेम के कारण वह वहां अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती। इससे इंद्र गुस्से में उसे शापित कर धरती पर भेज देते हैं। हालांकि उसका प्रेमी अगर उससे होने वाले पुत्र को देख ले तो वह फिर स्वर्ग लौट सकेगी। विक्रमोर्वशीयम काव्यगत सौंदर्य और शिल्प से भरपूर है, ये उससे भरा हुआ है। यदि हम महाकाव्य की बात करें तो हमें रघुवंशम मिलता है और कुमार संभव मिलता है। रघुवंशम की बात करें तो रघुवंशम में कालिदास ने रघुकुल के राजाओं का वर्णन किया है। हमें कई सारे राजा देखने को मिलते हैं। राजा रघु मिलते हैं, अज मिलते हैं, दिलीप मिलते हैं। तो ये रघुवंशम में राजा की एक कह सकते हैं कि राजाओं की एक वंशावली को जो है वो दिखाया गया। ठीक है, कुमार संभवम की बात करें तो उनके महाकाव्यों का जो है वो एक नाम कुमार संभवम भी है। रघुवंशम में संपूर्ण रघुवंश के राजाओं की गाथाएं हैं, तो कुमार संभवम में शिव पार्वती की प्रेम कथा और कार्तिकेय की जन्म की कहानी बताई गई। खंड काव्य की बात करें तो खंड काव्य में आपको मेघदूतम मिलता है और ऋतु संहार मिलता है। तो मेघदूतम की बात करें तो मेघदूतम एक गीति काव्य है जिसमें यक्ष द्वारा मेघ से संदेश ले जाने की प्रार्थना और उसे दूत बनाकर अपनी प्रिय के पास भेजने का वर्णन है। मेघदूत के दो भाग देखने को मिलते हैं, पूर्व मेघ और दूसरा उत्तर मेघ। यदि हम बात करें ऋतु संहार की तो ऋतु संहार में सभी ऋतुओं में प्रकृति के विभिन्न रूपों का विस्तार से वर्णन किया गया। तो हमें जो है वो नाटक, महाकाव्य और खंड काव्य देखने को मिलते हैं। ये प्रमुख हैं, ध्यान रखना दोस्तों, ये बहुत ज्यादा प्रमुख हैं, तो उनको अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, प्रोफेसर कीथ ने जो है वो ऋतु संहार को कह सकते हैं कि इनकी रचना कहीं कहीं माना भी है, नहीं भी माना है, बट हमें रचनाओं में देखना है। आपको याद रखना है कि ऋतु संहार जो है वो इनकी रचनाओं में आएगा। एक बार जो है वो थोड़ी सी इनकी कहानी को जान लेते हैं कि इनकी कहानी या इनके पीछे एक जो दंत कथा है वो है क्या। कालिदास के पीछे हमें बहुत सारी कहानी सुनने को मिलती है कि वो बहुत ज़्यादा अनपढ़ थे, मूर्ख थे। ठीक है, तो एक बार जो है वो इनकी कहानी को जो है वो आप सुन लीजिए, तो थोड़ा सा आपको पता चलेगा कि इनके जीवन कैसा रहा है। तो कथाओं और किंवदंतियों के अनुसार जो है कालिदास शारीरिक रूप से बहुत सुंदर थे और विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्नों में से एक थे, लेकिन इनके पीछे की कहानी में इन्हें अनपढ़ और मूर्ख माना गया। कालिदास का विवाह विद्योत्तमा नाम की राजकुमारी से हुआ। ऐसा कहा जाता है कि विद्योत्तमा ने प्रतिज्ञा की थी कि जो कोई उसे शास्त्रार्थ में हरा देगा वह उसी के साथ विवाह करेगी, शादी करेगी। जब विद्योत्तमा ने शास्त्रार्थ में सभी विद्वानों को हरा दिया तो हार को अपमान समझकर कुछ विद्वानों ने बदला लेने के लिए विद्योत्तमा का विवाह महामूर्ख व्यक्ति के साथ कराने का निश्चय किया
और अपने आप से वादा किया, अपने आप को वचन दिया कि वो एक किसी महामूर्ख व्यक्ति से विद्योत्तमा का विवाह कराएंगे। चलते चलते उन्हें एक वृक्ष दिखाई दिया जहां पर एक व्यक्ति जिस टाल पर बैठा था उसी को काट रहा था। उन्होंने सोचा कि इससे बड़ा मूर्ख तो कोई हो ही नहीं सकता, इससे ज्यादा मूर्ख तो कोई मिलेगा ही नहीं। उन्होंने उसे राजकुमारी से विवाह का प्रलोभन देकर नीचे उतारा और कहा, तुम केवल वहां पर चुप रहना, हम जो कहेंगे बस वही तुम्हें करना है। उन लोगों ने स्वांग वेश बनाकर, अपना वेश बदलकर विद्योत्तमा के सामने प्रस्तुत किया कि हमारे गुरु, और कहा कि हमारे गुरु जो है वो आपसे शास्त्रार्थ करने के लिए आए हैं, लेकिन ये चुप रहते हैं, ये मौन व्रती रहते हैं, इसलिए ये हाथों के संकेत से उत्तर देंगे, इनके उत्तरों को हम समझा देंगे। शास्त्रार्थ शुरू हो गया, प्रारंभ हो गया। विद्योत्तमा मौन शब्दावली में गूढ़ प्रश्न पूछती थी, केवल चुप होकर जो है बहुत गहरे प्रश्न पूछती थी, जिसे कालिदास अपनी बुद्धि से मौन संकेतों से जवाब दे देते थे। अब प्रथम प्रश्न के रूप में विद्योत्तमा ने संकेत से एक उंगली उठाई। उनका कहने का मतलब था कि ब्रह्म एक, परंतु कालिदास ने समझा कि राजकुमारी मेरी एक आंख फोड़ना चाहती है। क्रोध में उन्होंने 2 अंगुलियों का संकेत इस भाव से किया कि तू मेरी एक आंख फोड़ेगी तो मैं तेरे दोनों आंखें फोड़ दूं। लेकिन कपटियों ने, मतलब जो उसको लेकर आए थे, उन्होंने तो पूरा स्वांग रच कर बैठे हुए थे। उन्होंने तो सोचा था कि इस मूर्ख से विवाह कराना है, अब उसे जो है वो 2 उंगलियों का जो है जवाब तो देना। तो उन्होंने इस तरीके से कुछ समझाया कि आपने कहा कि ब्रह्म एक है, लेकिन हमारे गुरु कहना चाह रहे हैं कि उस एक ब्रह्म को सिद्ध करने के लिए दूसरे की सहायता लेनी होती है, दूसरे जगत की सहायता लेनी होती है। अकेला ब्रह्म स्वयं को सिद्ध नहीं कर सकता। राजकुमार ने दूसरे प्रश्न के रूप में खुला हाथ दिखाया कि तत्व 5। तो कालिदास को लगा कि यह थप्पड़ मारने की धमकी दे रही है। उसके जवाब में कालिदास ने घूंसा दिखाया कि तू यदि मुझे गाल पर थप्पड़ मारेगी तो मैं घूंसा मारकर तेरा चेहरा बिगाड़ दूंगा। ठीक है, ये इस तरीके से जो है वो एक किंवदंती सुनने को मिलती है। कपटियों ने, मतलब उन्हीं लोगों ने जो है वो समझाया कि गुरु कहना चाह रहे हैं कि भले ही आप कह रहे हो कि 5 तत्व अलग अलग हैं, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि, परंतु यह तत्व पृथक पृथक रूप में कोई विशिष्ट कार्य संपन्न नहीं कर सकते, अपितु आपस में मिलकर एक होकर उत्तम मनुष्य शरीर का रूप ले लेता, जो कि ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जाती है। इस प्रकार प्रश्नोत्तर से ऐसे ही कुछ प्रश्न पूछे गए, जो कि कुछ मैंने आपके सामने रखे हैं। इस प्रकार प्रश्नोत्तर से अंत में विद्योत्तमा अपनी हार स्वीकार कर लेती है। फिर शर्त के अनुसार कालिदास और विद्योत्तमा का विवाह हो जाता है। विवाह के पश्चात कालिदास विद्योत्तमा को लेकर अपनी कुटिया में आ जाते हैं और प्रथम रात्रि को ही जब दोनों एक साथ होते हैं तो उसी समय ऊंट का सुर सुनाई देता है। विद्योत्तमा संस्कृत में पूछती है किमे तत्, परंतु कालिदास संस्कृत तो जानते नहीं थे, मूर्ख थे, अनपढ़ थे, इसलिए उनके मुंह से निकल गया ऊंट या उट्र, ऐसा कुछ निकला होगा। तो उस समय विद्योत्तमा को पता चल गया कि भाई जिससे मैंने शादी की है ये जो है वो बिल्कुल निपट है, ये अनपढ़ है, ये मूर्ख है। उसने कालिदास को धिक्कारा और यह कहकर घर से निकाल दिया कि सच्चे विद्वान बने बिना घर वापस मत आ जाना। कालिदास ने सच्चे मन से काली देवी की आराधना की और उनके आशीर्वाद से विज्ञानी और धनवान बन गए। ज्ञान प्राप्ति के बाद जब वे घर लौटे तो उन्होंने दरवाजा खटखटाकर कहा, कपाटम उद्घाट्य सुंदरी, अर्थात दरवाजा खोलो। विद्योत्तमा ने चकित होकर कहा, अस्ति कश्चिद वाग विशेषः, अस्ति कश्चिद वाग विशेषः, मतलब कोई विद्वान लगता है। इस प्रकार इस किंवदंती के अनुसार कालिदास ने विद्योत्तमा को अपना पथ प्रदर्शक गुरु माना और उसके इस वाक्य को उन्होंने अपने काव्यों में भी जगह दी। कुमार संभवम का यदि कोई प्रारंभ होता है तो वहां पर क्या लिखा होता है, अस्त्योत्तर श्याम दिशि से मेघदूतम का पहला शब्द है, और कश्चित कांता और रघुवंश की शुरुआत होती है वागर्थ। ठीक है, तो इस तरीके से हमें जो है वो इनका जीवन काल, इनके पीछे कहानी सुनने को जो है वो हमें मिलती है। हम ये कहानी काफ़ी जो है वो प्रचलित है। कहीं कहीं पर कहा जाता है कि जो है वो उनको धक्का दे दिया तो वो नीचे गिर जाते हैं, उनकी जीभ कटकर जो है वो काली जी के समक्ष गिर जाती है। तो कई सारी कहानियाँ सुनने को मिलती है। चलिए कुछ हम इनकी अन्य रचनाओं की बात कर लें। तो अन्य रचनाओं की जब आप बात करते हैं तो
इनके अलावा भी जो आपने मुख्य रचनाएं देखी थी, इनके अलावा कुछ छिटपुट रचनाओं का श्रेय कालिदास को दिया जाता है। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि ये रचनाएं अन्य कवियों ने कालिदास के नाम पर की हुई। नाटककार और कवि के अलावा कालिदास ज्योतिष के भी विशेषज्ञ माने जाते हैं। उत्तर कालामृतम नामक एक ज्योतिष पुस्तिका की रचना का श्रेय कालिदास, महाकवि कालिदास को दिया जाता है। ऐसा माना जाता है काली देवी की पूजा से उन्हें ज्योतिष का ज्ञान मिला था। कुछ और अन्य रचनाएं, श्रुतबोधम, श्रृंगार तिलकम, श्रृंगार रसासतम, सेतु काव्यम, पुष्पबाण विलासम, श्यामा दंडकम, ज्योतिर्विद्या वर्णम। तो ऐसी कुछ और रचनाएं हैं जो हमें इनकी देखने को मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करने वाले हैं दोस्तों काव्य शैली की जो प्रमुख है। हम जरा देख लेते हैं कि कौन कौन सी काव्य शैली जो है वो हमें देखने को मिलती है। सबसे पहले हम बात करेंगे भाषागत विशिष्टताओं की। तो कालिदास जो है वो वैदर्भी रीति के कवि हैं। इनकी जो रीति है वो वैदर्भी है। अब ये वैदर्भी क्या है, चलो थोड़ा सा जान लेते हैं। ये जो वैदर्भी रीति है वो विदर्भ के देश के कवियों ने इसका प्रयोग सर्वाधिक किया है, इसलिए इसका नाम वैदर्भी पड़ गया। इसका एक अन्य नाम हमें ललिता भी मिलता है और मम्मट ने इसे उपनागरिका भी कहा है। वैदर्भी रीति के संबंध में आचार्य विश्वनाथ जो है वो एक कथन देते हैं, कहते हैं माधुर्य व्यंजक वर्णे है रचना ललितात्मका आवृत्ति रल्य वृत्तयर वैदर्भी रीति ऋष्यते। अर्थात माधुर्य व्यंजक वर्णों से युक्त समास रहित ललित पद रचना को वैदर्भी रीति कहा गया। अब प्रमुख चीज इसमें क्या है दोस्तों, इसमें कहा है यह रीति जो है वो श्रृंगार, करुण और शांत रस के लिए अधिक अनुकूल मानी जाती है। तो वैदर्भी रीति ये है कि जहां पर माधुर्य व्यंजक वर्णों से युक्त समास रहित ललित पद रचना, इसको जो है वो वैदर्भी कहा गया और इसका प्रयोग श्रृंगार रस, करुण और शांत रस में सर्वाधिक किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात हम करने वाले हैं दूसरे पॉइंट की। उन्होंने प्रसाद गुण से पूर्ण ललित, देखो मैंने अभी कहा था कि ललित पद योजना का प्रयोग इन्होंने किया है, ठीक है, प्रसाद गुण से परिपूर्ण होकर। कालिदास की भाषा की यही विशेषता है। कालिदास की भाषा जो है वो मधुर है, सरल है और समासों का अल्प प्रयोग किया गया है, कम किया है। पदों का समुचित स्थान पर निवेश उनको डाला गया है। शब्दालंकारों का स्वाभाविक प्रयोग इत्यादि गुणों के कारण उसमें प्रवाह, प्रांजलता और प्रवाह कह सकते हैं कि उसमें वो बहुत ज़्यादा प्रभावी हुआ है। आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे काव्य शैली में इनकी अलंकार योजना की बात करने वाले हैं। अलंकार योजना की बात करेंगे तो कालिदास ने शब्दालंकारों का स्वाभाविक प्रयोग किया और उन्हें उपमा अलंकार के प्रयोग में सिद्धहस्त और उनकी उपमाओं को श्रेष्ठ माना जाता है। उपमा अलंकार का सर्वाधिक प्रयोग किया है, जैसे संचारिणी दीप सिखेब रात्रौ यम यम व्यात्याय पतिम वरासा नागेंद्र मार्गाट इव प्रपेदे विवर्ण भावम सस भूमिपाला। यदि हम बात करें तो उपमा में उपमा की जाती है, ठीक है। तो इसमें अर्थात भी देख लेते हैं, एक बार अर्थ देख लेते हैं। स्वयंवर में बारी बारी से प्रत्येक राजा के सामने गमन करती हुई इंदुमती राजाओं के सामने से चलती हुई दीप शिखा की तरह लग रही, की तरह मतलब यहाँ पर की गई है उसकी उपमा, उसका कंपैरिजन किया गया, जिसके आगे बढ़ जाने पर राजाओं का मुख विवर्ण हो जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं अभिव्यंजना की। अभिव्यंजना की मतलब जब किसी बात को ना कहकर भी उसकी यदि प्रस्तुति वहां पर हो जाए उसे हम अभिव्यंजना कहते हैं। तो कालिदास की कविता की प्रमुख विशेषता ये है, उसके काव्य की प्रमुख विशेषता ये है कि वह चित्रों के निर्माण में सब कुछ ना कहकर भी अभिव्यंजना द्वारा पूरा चित्र खींच देती है। जैसे यदि हम देखें तो इन्होंने कहा एवं वादिनी देवार्षौ पार्श्वे पितुरधोमुखी लीला कमल पत्राणी गणया मास पार्वती। मतलब इन्होंने विवाह के प्रस्ताव की बात की ही नहीं है, लेकिन इन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से वो चीजें कह दी। तो वहां पर जब कोई चीज को सब कुछ ना कहकर भी पूरा चित्र इसमें जो है वो उकेर दिया जाता है, ये महाकवि कालिदास की प्रमुख जो है वो विशेषता रही है, ठीक है। एक बार हम अर्थ देख लेते हैं। देवर्षि के द्वारा
ऐसी बात करने पर, कैसी बात करने पर, देखो कहा नहीं है, पिता के समीप बैठे पार्वती ने सिर झुका लिया। मतलब अब ऐसी कोई बात कह दी जब पार्वती ने सिर झुकाया, ठीक है, लज्जा आई, ठीक है, और क्या हुआ कि कमल की पंखुड़ियों को उन्होंने गिनना शुरू कर दिया, शर्म आई, लज्जा आई, मतलब पार्वती के विवाह प्रस्ताव की बात की गई है। इस तरीके से विशेषताएं, अभिव्यंजना देखने को मिलती है, ठीक है। तो हम कालिदास की कुछ रचनाओं के अन्य तथ्यों की बात करेंगे। उसके पहले दोस्तों, सक्सेस बाय संस्कृतम जो है वो आपके लिए काफ़ी समय से जो है वो मेहनत कर रहा है, अच्छा कंटेंट लेकर आ रहा है। तो दोस्तों प्लीज़ आप वीडियो को जो है वो लाइक अवश्य करें, ठीक है, बढ़िया लगता है तो लाइक जरूर करें, कमेंट दें यदि हमारे काम में आपको बहुत अच्छा काम लग रहा है, यदि कुछ सुधार की आवश्यकता है तो भी आप वो कमेंट कर सकते हैं, तो कमेंट अवश्य करें। इसके बाद आपको बहुत बढ़िया यदि लगता है तो आप उसको शेयर जरूर करें अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, आप इसे शेयर अवश्य करें। चलिए आगे देखते हैं कालिदास की रचनाओं के अन्य तथ्य। तो कालिदास जी अपनी रचनाओं में अलंकार युक्त सरल और मधुर भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। अपनी रचनाओं में श्रृंगार रस का बखूबी वर्णन किया है। कालिदास ने अपनी रचनाओं में ऋतुओं की भी व्याख्या की है जो कि सराहनीय है, ठीक है। ऋतु संहार में ही हम देख सकते हैं तो अलग अलग जो है वो हम देखने को मिलता है, उसकी विशेषता स्वभाव देखने को मिलता है। कालिदास जी के साहित्य में संगीत प्रमुख अंग रहा है दोस्तों। संगीत के माध्यम से कवि कालिदास ने अपनी रचनाओं में प्रकाश डाला है। कालिदास जी अपनी रचनाओं में आदर्शवादी, परंपरा और नैतिक मूल्यों का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे, लेकिन कभी कभी जो है वो कह सकते हैं अपने ट्रैक से हटकर उन्होंने कभी कभी बात की है, ठीक है। अब जैसे यदि हम बात करें कि हमने कुमार संभव की बात करेंगे तो उसमें जो है वो बहुत सारी कभी कभी अश्लील टाइप का उन्होंने जो है वो वर्णन किया है। और उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि भगवती देवी ने, माँ काली ने जो है वो उन्हें श्राप दे दिया और उसके प्रायश्चित के लिए जो है वो उन्होंने रघुवंश लिखा, जहां पर उन्होंने शिव शक्ति को जगत के माता पिता की बात कही है। तो हमें जो है वो कहीं कहीं पर आदर्श, परंपरा भी, नैतिक मूल्य का भी ध्यान रखा है, लेकिन कभी कभी जो है वो उनके पहले दूसरे या काव्यों में थोड़ी बहुत जो है वो अपने मार्ग से, अपने ट्रैक से हट भी गए थे। कुमार संभव का जैसे मैंने कहा था अश्लीलता का उन्होंने जो है वो कर दिया था, कह सकते हैं 8वें सर्ग में स्पेशली हमें जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। आगे चलते हैं। काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला, ये मैंने कहा था, अर्थात अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक संस्कृत साहित्य का सर्वश्रेष्ठ नाटक माना जाता है। ऋतु संहार एक अनूठा ग्रंथ है जिसमें हर ऋतु की विशेषता, स्वभाव, उसका मन पर प्रभाव बताया गया कि किस तरीके से मन पर प्रभाव। हालांकि इसकी शैली से लगता है यह इनका पहला ग्रंथ रहा होगा। तो दोस्तों हमने जो है वो कई चीज़ों से जो है वो कालिदास को जानने का प्रयास किया। इनका जीवन परिचय देखा, जहाँ पर जन्म समय की बात की, या फिर हमने जो है वो स्थान की बात की, फिर हमने उनकी कहानी को पढ़ा कि किस तरीके से इनकी इंटरेस्टिंग कहानी है। इसके बाद इनकी रचनाओं को देखा, कुछ प्रमुख रचनाएं, कुछ गौण रचनाओं को भी देखा। इसके बाद जो है वो हमने इनकी काव्य शैली को देखा, जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है, हमने उन चीज़ों को भी जो है वो देखा। चलिए इसके बाद जो है वो हम आज का लेक्चर जो है वो ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको जो है वो कालिदास के बारे में जानकर जो है वो मज़ा आया होगा, आनंद आया होगा, और आपके एग्ज़ाम में भी जो है वो जहाँ से जिस तरीके से पूछने वाले हैं आपको पता चला होगा कि प्रश्न कैसे बनने वाले हैं और कहाँ से बनने वाले हैं। इसलिए मैंने हर डायमेंशन में, हर बिंदु में आपको वो समझाने का प्रयास किया है। तो दोस्तों धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो है वो इस वीडियो को देखा। प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, कमेंट अवश्य करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। ये जो PDF है वो आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो प्लीज़ आप वहाँ पर जाएं, वहाँ पर क्लिक करें और वहाँ से आप डाउनलोड कर लें, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।